करोड़ती विधवा अचानक पहुंची गरीब नौकर की झोपड़ी। अंदर जो हुआ, इंसानियत भी रो पड़ी। उस रात एक अमीर औरत ने जो देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। एक गरीब नौकर जिसकी चुप्पी में छिपा था 10 साल पुराना खतरनाक राज। एक ऐसा सच जो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि साजिश था। और जब वो सच सामने आया तो सिर्फ जिंदगी नहीं, रिश्तों की नींव भी हिल गई। अगर आप सच और इंसानियत की इस दिल दहला देने वाली कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कहानियों का सफर को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। जयपुर की गुलाबी सुबह धीरे धीरे शहर को जगा रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, सड़क किनारे चाय की दुकानों से उठती भाप और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे माहौल को शांत बना रही थी। लेकिन इस शांत शहर के बीच एक ऐसी कहानी पल रही थी जिसे जानकर हर दिल कांप उठेगा। जयपुर के सबसे पॉश इलाके में एक विशाल हवेली खड़ी थी, सूर्य निवास। इस हवेली की मालकिन थी आर्या सिन्हा राठौर। करीब 38 साल की आर्या, बेहद खूबसूरत, आत्मविश्वासी और करोड़ों की मालकिन। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में झांकता तो उसे वहां सिर्फ एक चीज दिखाई देती, गहरा अकेलापन। 10 साल पहले उसके पति अभिमन्यु सिन्हा राठौर की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस हादसे ने सिर्फ उसके पति को ही नहीं छीना बल्कि उसकी जिंदगी की खुशियां भी छीन ली थी। उस दिन के बाद से आर्या ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। बिजनेस, मीटिंग्स, फैसले, सब कुछ संभाल लिया, लेकिन अपने दिल के दर्द को कभी किसी के सामने नहीं आने दिया। लोग कहते थे मैडम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सच्चाई ये थी, वो हर रात अकेले रोती थी, चुपचाप, बिना किसी को बताए। इसी हवेली में काम करता था एक आदमी, मोहन, करीब 35 साल का। साधारण कपड़े, सांवला रंग, चेहरे पर मेहनत की लकीरें, लेकिन आंखों में एक अजीब सी सच्चाई। मोहन पिछले 6 सालों से इस हवेली में काम कर रहा था। ना कभी छुट्टी मांगी, ना कभी शिकायत की, ना कभी अपनी परेशानी बताई, बस चुपचाप अपना काम करता रहता। हवेली के बाकी नौकर अक्सर कहते, अगर इस घर में सबसे भरोसेमंद इंसान कोई है तो वो मोहन है। लेकिन मोहन की असली जिंदगी हवेली से बिल्कुल अलग थी। वो जयपुर के बाहरी इलाके की एक झुग्गी में रहता था, अपनी बूढ़ी मां और 9 साल की बेटी चंदा के साथ। उसकी पत्नी 4 साल पहले बीमारी से गुजर चुकी थी और तब से मोहन अकेले ही अपनी पूरी दुनिया संभाल रहा था। हर सुबह 4 बजे उठता, पहले मां के लिए दवा तैयार करता, फिर बेटी के लिए खाना बनाता और फिर कई किलोमीटर पैदल चलकर हवेली पहुंचता। कभी किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि उसे लगता था गरीब इंसान अगर इज्जत से जी ले वही बहुत है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस सुबह आर्या अपने कमरे की खिड़की से बगीचे को देख रही थी। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों पर पड़ रही थी और हवेली के नौकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी उसकी नजर मोहन पर पड़ी। मोहन फूलों को पानी दे रहा था, लेकिन अचानक उसके हाथ कांपने लगे और अगले ही पल वो वही जमीन पर बैठ गया। पास खड़े एक नौकर ने उसे संभाला। आर्या तुरंत नीचे आई। उसकी आवाज में पहली बार चिंता थी। मोहन, क्या हुआ? मोहन ने तुरंत सिर झुका लिया। कुछ नहीं मैडम, बस थोड़ी कमजोरी है। लेकिन तभी दूसरे नौकर ने धीरे से कहा, मैडम, इन्होंने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है। ये सुनकर आर्या जैसे जम गई। उसने मोहन की तरफ देखा। क्यों? मोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैडम, घर में मां की दवा और बेटी की स्कूल फीस भरनी थी, इसलिए सोचा थोड़ा खर्च बचा लूं। ये शब्द जैसे आर्या के दिल में चुभ गए। इतने बड़े घर में काम करने वाला आदमी खुद भूखा रह रहा था और उसे कभी पता तक नहीं चला। उस रात आर्या सो नहीं पाई।
बार बार मोहन का झुका हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था और पहली बार उसे एहसास हुआ, शायद मैं अपने आसपास के लोगों को कभी समझ ही नहीं पाई। अगली सुबह आर्या ने अचानक एक फैसला लिया। उसने ड्राइवर को बुलाया। गाड़ी निकालो, हमें कहीं जाना है। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ मैडम? कुछ सेकंड चुप रहने के बाद आर्या ने कहा, मोहन के घर। ड्राइवर चौंक गया, क्योंकि आज तक किसी मालिक को अपने नौकर के घर जाते नहीं देखा गया था। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। थोड़ी देर बाद काली चमचमाती कार जयपुर शहर से बाहर की तरफ बढ़ रही थी। सड़कें धीरे धीरे संकरी होने लगी। पक्के घर खत्म हो गए और उनकी जगह टीन और प्लास्टिक की छत वाली झुग्गियां नजर आने लगी। नालियों की बदबू, धूल में खेलते बच्चे, फटे कपड़ों में जिंदगी। और उन्हीं के बीच आर्या की महंगी कार रुक गई। ड्राइवर ने धीरे से कहा, मैडम, यही है मोहन का घर। आर्या ने खिड़की से बाहर देखा और जो उसने देखा उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। सामने एक टूटी हुई झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, टीन की जंग लगी छत और दरवाजे के पास बैठी एक छोटी सी लड़की पुरानी किताब को सीने से लगाए पढ़ रही थी। वो थी चंदा। आर्या कुछ पल उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन उसके हालात बहुत कुछ बयां कर रहे थे। तभी झोपड़ी के अंदर से एक कमजोर आवाज आई, बेटा मोहन, आज दवा नहीं लाई क्या? यह आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे जिंदगी खुद धीरे धीरे खत्म हो रही हो। ये सुनते ही आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका मन भारी होता जा रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस झोपड़ी के अंदर एक ऐसा सच उसका इंतजार कर रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जयपुर की उस छोटी सी झुग्गी के सामने खड़ी आर्या सिंह राठौर का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था। उसने धीरे से झोपड़ी का आधा खुला दरवाजा धक्का देकर खोला और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी सांसें जैसे थम गई। अंदर का दृश्य उसकी सोच से भी ज्यादा दर्दनाक था। एक छोटा सा कमरा, मिट्टी की दीवारें, छत से जगह जगह से आती धूप की किरणें, कोने में रखा टूटा हुआ चूल्हा और पास ही एक खाली डिब्बा जिसमें शायद कभी आटा रहा होगा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चारपाई पर एक बूढ़ी महिला लेटी हुई थी। उनका शरीर बेहद कमजोर, सांसें धीमी और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। पास ही बैठी छोटी सी चंदा अपनी दादी का सिर सहला रही थी, जैसे वो छोटी सी बच्ची नहीं बल्कि उस घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। तभी चंदा की नजर दरवाजे पर खड़ी आर्या पर पड़ी। वो एकदम चौंक गई, धीरे से खड़ी हुई और डरते हुए बोली, आप कौन है? आर्या कुछ पल उसे देखती रही। उसकी मासूमियत, उसकी मजबूरी, सब कुछ आर्या के दिल को अंदर तक हिला रहा था। आर्या ने धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पापा की मालकिन हूं। चंदा तुरंत समझ गई। उसने झट से हाथ जोड़ लिए। नमस्ते मैडम। तभी चारपाई पर लेटी बूढ़ी मां ने कमजोर आवाज में पूछा, चंदा, बेटा, कौन आया है? चंदा ने धीरे से कहा, दादी, पापा की मैडम आई है। ये सुनते ही बूढ़ी मां उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो उठ भी नहीं पाई। आर्या तुरंत आगे बढ़ी, नहीं अम्मा, आप लेटी रहिए, उठने की कोशिश मत कीजिए। आर्या की नजर अब पूरे कमरे पर घूम रही थी और हर एक चीज उसके दिल को चुभ रही थी। एक तरफ खाली बर्तन, दूसरी तरफ फटे कपड़े, कोई ढंग का खाना नहीं, कोई सुविधा नहीं। और उसी पल उसे एहसास हुआ, मोहन सिर्फ गरीब नहीं है, वो मजबूरी में जी रहा है। तभी चंदा धीरे से बोली, मैडम, पापा अभी काम पर गए हैं। उन्होंने कहा था आज जल्दी आएंगे। दादी की दवा लानी है,
ये सुनते ही आर्या का दिल और भारी हो गया। उसने धीरे से पूछा, तुम स्कूल जाती हो बेटा? चंदा ने सिर हिलाया। हाँ मैडम, जाती हूं। लेकिन वो रुक गई। आर्या ने प्यार से पूछा, लेकिन क्या? चंदा की आंखें झुक गई। पिछले महीने की फीस नहीं दी। मास्टर जी बोले हैं, अगर पैसे नहीं दिए तो नाम काट देंगे। ये सुनकर आर्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तभी अचानक बाहर से जोर जोर की आवाज आने लगी, मोहन, ओ मोहन, बाहर निकल। आवाज में गुस्सा था, धमकी थी और डर भी। कुछ ही सेकंड में एक मोटा सा आदमी गुस्से में झोपड़ी के अंदर घुस आया। उसके हाथ में एक पुराना रजिस्टर था। चेहरे पर लालच और गुस्सा साफ दिख रहा था। वो था गिरधारी लाल, इलाके का साहूकार। अंदर आते ही वो चिल्लाया, कहाँ है मोहन? चंदा डर गई। पापा काम पर गए हैं। गिरधारी लाल ने गुस्से में कहा, काम पर गया है तो क्या हुआ? मेरा कर्जा कब चुकाएगा? 3 महीने हो गए। बूढ़ी मां की आंखों में डर उतर आया। चंदा रोने लगी। मत ले जाओ हमारा घर, गिरधारी लाल ने गुस्से में कहा। अगर आज पैसे नहीं मिले तो ये झोपड़ी भी मेरी। तभी उसकी नजर आर्या पर पड़ी। वो थोड़ा रुका और बोला, आप कौन हैं? आर्या ने शांत आवाज में कहा, मैं मोहन की मालकिन हूं। गिरधारी लाल हंसा, अच्छा, तो आप ही समझाइए अपने नौकर को। मेरा पैसा लौटाए, नहीं तो सब कुछ उठवा लूंगा। आर्या ने सीधे पूछा, कितना कर्जा है? गिरधारी लाल ने तुरंत कहा, 50,000। ये सुनकर आर्या कुछ पल चुप रही, लेकिन तभी चंदा रोते हुए बोली, मैडम, ये पैसे दादी के इलाज के लिए थे। पापा कह रहे थे धीरे धीरे चुका देंगे। बस यहीं पर आर्या टूट गई। उसने बिना एक पल गवाए अपने पर्स से चेक बुक निकाली और तुरंत 50,000 रुपए का चेक लिखकर गिरधारी लाल के हाथ में दे दिया। गिरधारी लाल हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतनी आसानी से पैसे दे देगा। उसने चेक लिया और बिना कुछ बोले जल्दी से वहां से निकल गया। झोपड़ी में एकदम सन्नाटा छा गया। चंदा रो रही थी। बूढ़ी मां की आंखों में आंसू थे और आर्या बस खड़ी थी, चुप। लेकिन तभी दरवाजे पर एक परछाई दिखी। दरवाजे पर खड़ा था मोहन। उसके हाथ में दवा की छोटी सी पोटली थी। चेहरे पर थकान और आंखों में सवाल। जैसे ही उसकी नजर आर्या पर पड़ी, वो वहीं रुक गया। मैडम, आप यहां? लेकिन अगले ही पल उसकी नजर खाली रजिस्टर पर पड़ी और उसे सब समझ आ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। मैडम, माफ कर दीजिए। मैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, आर्या ने उसे रोक दिया। उसकी आवाज अब पहले से अलग थी, शांत लेकिन गहरी। मोहन, मैं यहां सिर्फ मदद करने नहीं आई हूं। मोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था और उलझन भी। आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं यहां एक सच जानने आई हूं। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। आर्या ने धीरे धीरे कहा, 10 साल पहले मेरे पति की मौत हुई थी। मोहन का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। आर्या ने आगे कहा, उस दिन तुम उनके साथ थे। अब झोपड़ी के अंदर हवा जैसे रुक गई थी। चंदा अपने पिता को हैरानी से देख रही थी। बूढ़ी मां की सांसें तेज हो गई थी और मोहन बस चुप था। कुछ सेकंड बाद उसके होंठ कांपे और उसने धीरे से कहा, मैडम, वो हादसा नहीं था। ये सुनते ही आर्या की सांसें रुक गई। उसकी आंखें फैल गई। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। क्या मतलब? मोहन की आवाज कांप रही थी। वो एक साजिश थी। झोपड़ी के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया था।
आर्या सिन्हा राठौर की आंखें मोहन पर टिकी हुई थी और मोहन जैसे अपने ही शब्दों के बोझ तले दब गया हो। वो हादसा नहीं था। ये शब्द बार बार आर्या के कानों में गूंज रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, साजिश? कैसी साजिश? मोहन? मोहन ने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में 10 साल पुराना डर वापस लौट आया था। मैडम, उस दिन साहब मुझे अपने साथ शहर ले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने गाड़ी रोकी। बोले किसी जरूरी आदमी से मिलना है। आर्या ध्यान से सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। वो जगह सुनसान थी। मैं कार में ही बैठा था, लेकिन मैंने देखा दोनों के बीच बहस हो रही थी। कौन था वो आदमी? आर्या ने तुरंत पूछा। मोहन ने नजरें झुका ली। कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैडम, वो कोई और नहीं, आपके पति का बिजनेस पार्टनर था। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। नाम बताओ। मोहन। मोहन ने आंखें बंद की और बोला, राघव मल्होत्रा। जैसे ही ये नाम हवा में गूंजा, आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव मल्होत्रा, वही आदमी जिस पर उसने पिछले 10 सालों से आंख बंद करके भरोसा किया था, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था और जिसने धीरे धीरे पूरा बिजनेस अपने हाथ में ले लिया था। आर्या की आंखों के सामने पिछले 10 साल की हर याद घूमने लगी। उसने धीरे से पूछा, आगे क्या हुआ? मोहन की आवाज कांप रही थी। मैडम, दोनों के बीच बहुत जोरदार बहस हुई। राघव साहब बार बार कह रहे थे कि उन्हें बिजनेस में बड़ा हिस्सा चाहिए, लेकिन साहब मना कर रहे थे। फिर? मोहन ने कांपते हुए कहा। फिर राघव साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने साहब को जोर से धक्का दे दिया। झोपड़ी के अंदर बैठे सभी लोग सांस रोके सुन रहे थे और उसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक आया। साहब सड़क के बीच गिर गए और मोहन की आवाज टूट गई। ट्रक सीधे कार से टकरा गया। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो चुप थी, बस सुन रही थी। मैं बाहर निकला, लोगों को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर आर्या ने धीरे से पूछा, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मोहन की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैडम, हादसे के बाद राघव साहब मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे धमकी दी। किस तरह की धमकी? उन्होंने कहा, अगर मैंने सच बताया तो वो मुझे, मेरी मां को और मेरी छोटी बेटी को मार डालेंगे। ये सुनते ही चंदा अपने पिता से लिपट गई और बूढ़ी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन ने रोते हुए कहा, मैं डर गया था मैडम। मेरे पास सब कुछ खोने का डर था, इसलिए मैं चुप रहा। आर्या कुछ देर तक चुप खड़ी रही। उसके अंदर गुस्सा, दर्द और पछतावा सब कुछ एक साथ उबल रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, आज तुमने सच बोल दिया। अब ये सच यहीं नहीं रुकेगा। मोहन डर गया। मैडम, अगर राघव को पता चल गया तो वो हमें मार देगा। लेकिन इस बार आर्या की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। अब वो किसी को कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ये लड़ाई मैं लड़ूंगी। उसी समय अचानक झोपड़ी के बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। टायरों की तेज चीख, भारी कदमों की आहट और फिर धड़ाम। झोपड़ी का दरवाजा जोर से खुला। दरवाजे पर खड़ा था राघव मल्होत्रा। महंगे कपड़े, चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान और आंखों में खतरनाक चमक। वो धीरे धीरे अंदर आया और चारों तरफ नजर घुमाते हुए बोला, वाह आर्या जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहां तक पहुंच जाएंगी। आर्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम यहां क्या करने आए हो? राघव हल्का सा हंसा। मुझे खबर मिल गई थी कि आप अपने नौकर के घर आई है, तो सोचा मैं भी देख लूं। उसकी नजर मोहन पर पड़ी
और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। और लगता है यहां बहुत बड़े राज खुल रहे हैं। मोहन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, लेकिन इस बार आर्या उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। अब डराने की जरूरत नहीं है, राघव। सच सामने आ चुका है। राघव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर जोर से हंसने लगा। सच, इस दुनिया में सच से ज्यादा ताकतवर चीज क्या है पता है? वो आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, पैसा और ताकत, और दोनों मेरे पास है। चंदा अपनी दादी के पीछे छुप गई। बूढ़ी मां कांपने लगी, लेकिन आर्या बिल्कुल शांत थी। तुमने मेरे पति को मारा, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मान भी लिया जाए तो तुम कर क्या लोगी? 10 साल पुरानी बात है। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। उसने मोहन की तरफ देखकर कहा, और ये तो इतना डरपोक है कि सच बोल ही नहीं सकता। लेकिन इस बार मोहन ने सिर उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत थी। अब मैं नहीं डरता, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। यह सुनकर आर्या की आंखों में गर्व की चमक आ गई। राघव का चेहरा सख्त हो गया। उसने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हां, सब लोग आ जाओ। कुछ ही सेकंड में झोपड़ी के बाहर 4 से 5 ताकतवर आदमी खड़े हो गए। चंदा जोर जोर से रोने लगी। पापा, बूढ़ी मां ने हाथ जोड़ दिए। हमें छोड़ दो बेटा। लेकिन राघव के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। आर्या जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर ये बात बाहर चली गई तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये सुनते ही मोहन आगे आया। अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो। मेरी मालकिन और मेरे परिवार को छोड़ दो। ये सुनकर आर्या की आंखें भर आई, लेकिन तभी उसने धीरे से अपना फोन उठाया और स्क्रीन राघव के सामने कर दी। फोन में अभी तक की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। राघव का चेहरा पहली बार बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और आंखों में गुस्सा भर गया। तुम बहुत चालाक निकली। लेकिन उसी वक्त दूर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। राघव ने घबराकर बाहर देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में पुलिस की गाड़ियां झोपड़ी के बाहर आकर रुक गई। पुलिस अंदर घुस चुकी थी और राघव को घेर लिया गया। आर्या ने शांत आवाज में कहा, यह सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, ये 10 साल की सच्चाई का पहला सबूत है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी वक्त भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और उसने कहा, बेटी, आज मैं भी एक सच बताने आया हूं। झोपड़ी के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज रही थी। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और अंदर खड़े हर इंसान की नजर अब उस बुजुर्ग आदमी पर टिक गई थी। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी, सफेद बाल, झुका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में एक अजीब सा साहस। उसने आर्या की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोला, बेटी, मुझे माफ कर देना। जो सच मुझे 10 साल पहले बोल देना चाहिए था, वो मैं आज बोलने आया हूं। आर्या की सांसें तेज हो गई। आप कौन है? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मेरा नाम श्यामलाल है, और 10 साल पहले जिस सड़क पर आपके पति का हादसा हुआ था, मैं वही पास में चाय की दुकान चलाता था। ये सुनते ही पूरी भीड़ में हलचल मच गई। पुलिस इंस्पेक्टर भी आगे आया। जो कुछ देखा है साफ साफ बताइए। श्यामलाल ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उस दिन शाम का वक्त था। सड़क लगभग खाली थी। मैं अपनी दुकान समेट रहा था। तभी मैंने देखा एक बड़ी कार आकर थोड़ी दूर रुकी। उस कार से 2 आदमी उतरे और जोर जोर से बहस करने लगे। आर्या की आंखें नम हो गई। वो हर शब्द को महसूस कर रही थी। श्यामलाल ने आगे कहा, उनमें से एक आपके पति थे और दूसरा, उसने कांपते हुए हाथ से इशारा किया, राघव मल्होत्रा की तरफ।
भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। मैं थोड़ा पास गया क्योंकि मुझे लगा झगड़ा बढ़ सकता है। तभी मैंने साफ सुना, राघव कह रहा था कि वो बिजनेस का आधा हिस्सा चाहता है, लेकिन आपके पति बार बार मना कर रहे थे। वो कह रहे थे ये उनकी मेहनत की कमाई है, वो इसे किसी लालच में नहीं देंगे। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो चुप थी। श्यामलाल की आवाज अब भारी हो चुकी थी। फिर अचानक राघव गुस्से में आ गया और उसने आपके पति को जोर से धक्का दे दिया। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रक आया। आपके पति सड़क के बीच गिर गए और ट्रक सीधा कार से टकरा गया। श्यामलाल की आंखों से आंसू निकल आए। वो हादसा नहीं था बेटी, वो धक्का था। ये सुनते ही आर्या का दिल जैसे टूट गया। 10 साल का दर्द आज सच बनकर सामने खड़ा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने जवानों को इशारा किया और राघव के चारों तरफ घेरा और मजबूत कर दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। श्यामलाल ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन बेटी, उस दिन एक और बात हुई थी। आर्या ने तुरंत पूछा, क्या? श्यामलाल की आंखें नम हो गई। जब हादसा हुआ, मैं दौड़कर आपके पति के पास गया। वो अभी जिंदा थे। ये सुनते ही आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत मुश्किल से एक बात कही। आर्या की आवाज कांप रही थी। क्या कहा उन्होंने? श्यामलाल ने आंसुओं के साथ कहा, उन्होंने कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी पत्नी से कहना कि वो इंसानियत का रास्ता कभी मत छोड़े, क्योंकि असली दौलत वही होती है। बस यहीं पर आर्या टूट गई। उसकी आंखों के सामने अपने पति की मुस्कुराती हुई तस्वीर घूमने लगी। उनकी बातें, उनका साथ, उनका प्यार, सब कुछ। लेकिन उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज गूंजी, अब भी अगर कुछ कहना है तो कह दो राघव। राघव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने चारों तरफ देखा और अचानक जोर से चिल्लाया, हां, मैंने किया था ये सब। पूरी भीड़ सन्न रह गई। मैं गरीब घर में पैदा हुआ था। मैंने जिंदगी भर सिर्फ कमी देखी थी, और जब मुझे मौका मिला अमीर बनने का तो मैं पीछे नहीं हट सकता था। अभिमन्यु ने मुझे बराबरी का हिस्सा देने से मना कर दिया, तो मैंने फैसला किया अगर वो रास्ते से हट जाए तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये सुनते ही भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। पुलिस ने तुरंत राघव के हाथों में हथकड़ी डाल दी, लेकिन उसी समय आर्या ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वो धीरे धीरे मोहन के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। मोहन, तुमने डर के बावजूद सच बोलने की हिम्मत दिखाई। यही असली इंसानियत है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर आर्या ने चंदा को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। आज से तुम सिर्फ मोहन की बेटी नहीं, मेरी बेटी भी हो। ये सुनते ही चंदा फूट फूट कर रो पड़ी और आर्या से लिपट गई। पूरी बस्ती की आंखें नम हो गई, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था एक करोड़ती महिला अपने नौकर के परिवार को गले लगा रही थी। लेकिन आर्या यही नहीं रुकी। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, इसे कानून के हवाले कर दीजिए। फिर वो बस्ती के लोगों की तरफ मुड़ी। आज से इस इलाके में कोई भूखा नहीं सोएगा। मैं यहां एक स्कूल बनवाऊंगी और एक छोटा अस्पताल भी। ये सुनते ही लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मोहन की मां ने कांपते हाथों से आर्या का हाथ पकड़ा। बेटी, तूने हमें गरीब नहीं रहने दिया, तूने हमें इज्जत दे दी। उस दिन उस छोटी सी झोपड़ी में हर आंख नम थी, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं, इंसानियत थी। जयपुर की उस छोटी सी बस्ती में हुआ वो दिन सिर्फ एक घटना नहीं था, वो एक शुरुआत थी, इंसानियत की शुरुआत। उस दिन के बाद
सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। राघव मल्होत्रा को पुलिस उसी दिन गिरफ्तार करके ले गई थी। उस पर हत्या की साजिश, धोखाधड़ी और कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। पूरा जयपुर इस खबर से गूंज उठा। 10 साल पुराना हादसा दरअसल एक साजिश था। लोग हैरान थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक और बात की हो रही थी। एक गरीब नौकर की हिम्मत और एक अमीर महिला का दिल। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा बदलाव आया था आर्या सिन्हा राठौर के अंदर। वो जो पहले सिर्फ बिजनेस और पैसों में उलझी रहती थी, अब पहली बार लोगों की जिंदगी को महसूस कर रही थी। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें जयपुर के आसमान में फैल रही थी, आर्या फिर उसी बस्ती की तरफ जा रही थी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ थे इंजीनियर, अधिकारी और कुछ समाजसेवी लोग। जब उसकी कार बस्ती के सामने रुकी, लोग फिर इकट्ठा हो गए। लेकिन इस बार उनकी आंखों में हैरानी नहीं, उम्मीद थी। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ी और पूरे इलाके को ध्यान से देखने लगी। टूटी हुई झोपड़ियां, गंदी नालियां, नंगे पैर खेलते बच्चे। उसने गहरी सांस ली और कहा, यहां बहुत कुछ बदलने की जरूरत है और आज से यह बदलाव शुरू होगा। उसने इंजीनियरों की तरफ मुड़कर कहा, यही एक अस्पताल बनेगा जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होगा, और एक स्कूल भी जहां हर बच्चा बिना फीस के पढ़ सकेगा। बस इतना सुनते ही पूरी बस्ती की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उनके लिए इतना बड़ा कदम उठाएगा। उसी समय छोटी सी चंदा धीरे धीरे आगे आई। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी। वो आर्या के पास आकर खड़ी हो गई। आर्या ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। अब तुम्हें फीस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम जितना पढ़ना चाहो पढ़ सकती हो। चंदा की आंखों में चमक आ गई। मैडम, क्या मैं बड़ी होकर डॉक्टर बन सकती हूं? ये सुनते ही आर्या की आंखें नम हो गई। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेहनत और ईमानदारी हो तो इंसान कुछ भी बन सकता है। पास खड़ा मोहन ये सब देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार सोच रहा था, जिस घर में मैं सालों से काम करता रहा, आज वही घर मेरे लिए भगवान बन गया। मोहन की मां कांपते कदमों से बाहर आई और आर्या के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटी, भगवान तुझे खुश रखे। आज तूने हमें जिंदगी दे दी। आर्या तुरंत झुक गई और उनके पैर छू लिए। अम्मा, अगर आज सच सामने आया है तो वो आपकी और मोहन की हिम्मत की वजह से है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुछ ही महीनों में वो बस्ती बदलने लगी। जहां पहले झोपड़ियां थी, वहां अब पक्के घर बनने लगे। अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया। स्कूल की इमारत खड़ी होने लगी और हर हफ्ते आर्या वहां आती, खुद काम की निगरानी करती। धीरे धीरे लोग उसे सिर्फ मैडम नहीं बल्कि अपनी कहने लगे। दूसरी तरफ अदालत में केस चल रहा था। मोहन और श्यामलाल की गवाही और रिकॉर्डिंग सबूत बन चुके थे। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया। राघव मल्होत्रा दोषी है। उसे उम्र कैद की सजा दी गई। उस दिन अदालत के बाहर खड़ी आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अभिमन्यु, आज तुम्हें इंसाफ मिल गया। कुछ साल बाद वही बस्ती अब एक छोटे से आधुनिक इलाके में बदल चुकी थी। अस्पताल में रोज सैकड़ों मरीजों का इलाज होता था और स्कूल में बच्चों की आवाजें गूंजती थी। उसी स्कूल के गेट के सामने एक दिन एक लड़की सफेद कोट पहने खड़ी थी। वो थी चंदा। अब वो छोटी बच्ची नहीं रही थी, वो एक आत्मविश्वासी डॉक्टर बन चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए स्कूल की तरफ देख रही थी। फिर उसने मुड़कर आर्या को देखा
और दौड़कर उनके पास आई। मां, आज मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। ये सुनते ही आर्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने चंदा को गले लगा लिया। आज अगर तुम्हारे पापा होते तो बहुत खुश होते। पास खड़ा मोहन सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व था, सुकून था और एक एहसास, गरीबी ने मुझे कमजोर नहीं बनाया, ईमानदारी ने मुझे अमीर बना दिया। उस दिन स्कूल के सामने एक तख्ती लगाई गई। इस जगह की नींव इंसानियत ने रखी है और इसे मजबूत बनाया एक गरीब की सच्चाई और एक अमीर के दिल ने। जब भी लोग उस तख्ती को पढ़ते, उनकी आंखें नम हो जाती, क्योंकि उन्हें याद आता कि कभी इसी जगह एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जहां एक दिन इंसानियत सच में रो पड़ी थी। लेकिन उसी दिन इंसानियत ने एक नई कहानी भी लिखी थी। सीख, लाइफ लेसन। इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर उसके दिल में दया और न्याय नहीं है तो उसकी दौलत बेकार है। लेकिन अगर एक गरीब इंसान भी सच और हिम्मत के साथ खड़ा हो जाए तो वो दुनिया बदल सकता है। अब आपसे एक सवाल, अगर आप उस जगह होते जहां एक गरीब आदमी डर के बावजूद सच बोल सकता था, क्या आप भी सच बोलते या डर के कारण चुप रहते? और अगर आप आर्या की जगह होते, क्या आप सिर्फ अपने दर्द में जीते रहते या किसी और की जिंदगी बदलने का फैसला करते? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, दौलत या इंसानियत। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद अगली कहानी किसी और की नहीं, आपकी जिंदगी से जुड़ी हो।